रॉकस्टार में जो सा सीन है जिसमें उनको सब फ्लैशबैक में आता है, कहते हैं मृत्यु के पहले इंसान को सब याद आता है। उसकी मृत्यु का सीन था वो। मैंने ये सोचा नहीं था, बट ये थॉट बड़ा अच्छा है। इम्तियाज अली की फिल्में जो आती हैं वहां पर जितनी भूमिका फिल्म की उतनी ही गानों की है, क्योंकि अगर ये गाने गायब हो जाए तो शायद उन फिल्मों का इम्पैक्ट आधा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सच एनालिसिस है। सिंगर आप चुनते हो या रहमान साहब चुनते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो चुने। उन्होंने अलका याग्निक, अगर तुम साथ हो अलका जी से गवाना, वो मास्टरपीस। रॉकस्टार 2 दुनिया कह रही है आप नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने, हाँ नहीं बनाना चाहता हूँ, जबकि सब कह रहे हैं बन सकती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होगा। सुपरहिट वैसे भी हो जाएगी। एग्जैक्टली वो मगर वो एक प्रोजेक्ट होगा। अभी मेरे पास कोई कहानी हो जो फ्रेश तरीके से मैं बनाऊं, मेरी एक्साइटमेंट उसमें है। आपको पैसे कमाने का शौक नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा शौक है, मगर मैं अगर सिर्फ पैसे कमाने का शौक नहीं है। मैं पैसे कमाना चाहता हूं, बट अपने तरीके से। मैं ये वाला जो स्वाद है ना, ये नहीं छोड़ना चाहता हूं, जिसके लिए मैं बम्बई आया हूं। वरना मैं जमशेदपुर में होता, किसी और तरीके से पैसे कमा रहा होता। बट द पॉइंट इज़ दैट जो मेरी एक उड़ान है, जो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया में जाऊं, उस दुनिया की कहानी बनाऊं, उसके थ्रू मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। रॉकस्टार में जो सा सीन है जिसमें उनको सब फ्लैशबैक में आता है, जी, कहते हैं मृत्यु के पहले इंसान को सब याद आता है। उसकी मृत्यु का सीन था वो, वहीं कहानी एंड हो गई थी। ऐसा मेरे किसी इंटरव्यू में लोगों ने ऐसा समझा है, या शायद मैं, देखिए क्या होता है ना कि जब फिल्म, जहाँ पहला सवाल इसीलिए पूछा था, क्या आप उतना सोचते हो जितना हम आपकी फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, ये एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि ये थ्योरी मुझे किसी ने दी, आपके एक फैन ने। जी, मेरे एक मित्र आपकी फैन, उन्होंने मुझसे कहा। ये आपने सही बोला। मैंने बोला था ना कि मैं सोच के बताऊंगा, ये वाली बात है कि रॉकस्टार में उसको सब याद आता है, तो मृत्यु के पहले इंसान को सब याद आता है। नहीं, मैंने ये नहीं सारा फ्लैशबैक, तो रॉकस्टार की कहानी एंड हो गई थी, इसलिए पार्ट 2 नहीं बना, ये थ्योरी दी गई। एक्चुअली मैंने शायद ये बोला था कि रॉकस्टार की कहानी खत्म हो गई थी, यानी कि जितना मुझे कहना था उस कहानी में, वो कहानी खत्म हो गई थी, तो इसके आगे कुछ है नहीं कहने को, उसलिए रॉकस्टार 2 नहीं बना रहा हूँ। तो शायद ये समझा गया कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी, और वही मौत के पहले सब कुछ वो याद कर रहा है। टू डीप। मैंने ये सोचा नहीं था, बट ये थॉट बड़ा अच्छा है। जिसने भी सोचा है वो बड़ा अच्छा है, उसको भी फिल्में बनानी चाहिए। वाह, ब्यूटीफुल। सर, आपका और रहमान सर का जो कोलैबोरेशन है, हालांकि आपका, रहमान साहब का, इरशाद कामिल साहब का और मोहित चौहान, मैं हमेशा कहता हूँ ये 4 जब आते हैं तो कुछ अलग लेकर आते हैं। बट मैं स्पेसिफिकली भी पहले रहमान साहब की बात कर ले रहा हूँ। 35 साल से कोई आदमी कैसे रेलेवेंट रह सकता है सर? कैसे हर बार वो एक नया म्यूजिक ले आता है? बहुत ही कमाल की बात है यार, बहुत ही कमाल की बात है। मुझे लगता है कि हर एक गाना AR रहमान का ना कुछ नया कहता है, और फिर उसीलिए आप उस गाने को सुनते हो। मगर अब जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, आपने शायद वीडियोस देखा होगा, अटारी बॉर्डर में हमने AR रहमान को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, और अटारी बॉर्डर की जो एनर्जी थी वो रहमान सर ने बिल्कुल अपने अंदर जज्ब की, एक इमीडिएटली, और उस तरह से उन्होंने गीत गाया। मुझे लगता है कि उसी तरह से ना, जब रहमान किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, किसी कहानी में काम करते हैं ना, तो फिर वो उस सोर्स से बहुत कुछ अचीव करते हैं। यानी कि वो जैसे मेरे साथ काम करते हैं, तो वो मेरी कहानी क्या है, मेरी कहानी का चलत क्या है, ये क्या कह रही है, इसका मूड क्या है, इसका अंदाज़ क्या है, उसको लेते हैं अपनी संगीत के अंदर। उसीलिए उनके हर पिक्चर का संगीत अलग होता है। उसीलिए उनकी आप अगर किसी भी गाने का कोई भी नोट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, एक ही सेकंड के अंदर, क्योंकि उनकी हर म्यूज़िक जो है ना, वो फिल्म के हिसाब से होती है, उसीलिए अलग होती है। किसी एक ने डिकोड करते हुए लिखा कि नादान परिंदे, रॉकस्टार का या तमाशा का सफ़रनामा, ये गाने नहीं, ये कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज़ अली की फिल्में जो आती हैं वहाँ पर जितनी भूमिका फिल्म की उतनी ही गानों की है। तो जब भी आप इम्तियाज़ को क्रेडिट दें तो रहमान साहब को भी दें। बिल्कुल, और इरशाद को भी दें। जी, क्योंकि अगर ये गाने गायब हो जाए तो शायद उन फिल्मों का इम्पैक्ट आधा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सच एनालिसिस है। ये बिल्कुल सही एनालिसिस है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब ये गाने बनते हैं तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करता हूँ। गाने हम साथ में ही बनाते हैं,
मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये रहमान साहब ने और प्रीतम ने, इन लोगों ने इजाज़त दी हुई है कि आप भी रहिए। तो होता क्या है कि जब कुछ गाने बन रहे होते हैं और ख़ास करके जब इरशाद लिख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी मेरे सीन्स उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। फिर वो सीन्स मैं हटा देता हूँ पिक्चर से, तो फिर वो गाने, फिल्म को, कहानी को आगे ले जाने का काम वो गाना कर रहा होता है। तो इस तरह से सिर्फ ये नहीं है कि मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, अब उसमें जो गाने की सिचुएशन है उसमें गाने बनेंगे। कभी कभी गाने जो बनते हैं फ्रीली कुछ और ही बन जाते हैं, उसके हिसाब से मैं स्क्रिप्ट भी चेंज करता हूँ। सिंगर आप चुनते हो या रहमान साहब चुनते हैं? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो चुने, बिकॉज उनकी चॉइस जो है ना बहुत ही क्लासिक है, बहुत कमाल की चॉइस है। सिंगर्स की जो चॉइस होती है, उन्होंने अलका याग्निक, मैं इसी पे आने वाला था कि अगर तुम साथ हो अलका जी से गवाना वो मास्टरपीस, और ये ख्याल उनका था। रॉकस्टार में सारे गाने एक सिंगर को गाना है, ये हमने डिसाइड कर लिया था। वो सिंगर कौन होगा? मोहित चौहान होगा, ये AR रहमान ने कहा। मोहित चौहान was not that big, not at all, and no, of course not that big for sure, not that big, great, but जो रॉकस्टार से फटे वो अलग था। और मोहित चौहान मैं उनको एज फ्रेंड मानता हूँ पहले से, रॉकस्टार के पहले से वो मेरे फ्रेंड हैं, मगर मैंने सजेस्ट नहीं किया उनका नाम। और जितना रहमान साहब ने मोहित जी को एक्सप्लोर किया है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मोहित चौहान को बाकी लोग उतना एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। करेंगे मैं हमेशा शिकायत करता हूं कि जब लोग जिंदा होते हैं कीमत क्यों नहीं होती। आज के सर नहीं है, दुनिया बात करती है। हर म्यूजिकल पॉडकास्ट में लोग के सर को ट्रिब्यूट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके एंड केयर में उतने गाने नहीं आ रहे थे। सेम आई फील फॉर मोहित चौहान। आपकी चमकीला में जब गाना आया उनका, आई वाज लाइक वाओ। इस फिल्म में भी एक बहुत अलग सा गाना है। आई लिटरली कॉल्ड हिम एंड आई सेड, सर आप वो उसको हम ढूंढते हैं सर्च करके कि मोहित चौहान का कोई गाना आ जाए। जी। तो इस फिल्म में भी मोहित चौहान का गाना है। कभी कोई गाना बदलवाया सर? रहमान साहब ने बनाया हो, आपने थोड़ी धुन चेंज करवाई हो, उन्होंने कोई और फिल्म के लिए रखा हो, आपने कहा यार ये वाला मुझे दे दो? नहीं, ऐसा अक्सर हुआ है कि ऐसा भी हुआ है कि मेरी फिल्म के बहुत सारे गाने हैं जिनके ऑप्शंस मेरे पास हैं, और रहमान सर ने किसी दूसरी फिल्म को बनाते हुए मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे पास कुछ है क्या इस तरह का। कोई दिया आपने ऐसा? एक बार उन्होंने ऐसा किया था जो मुझे बहुत फनी लगा था। बट नहीं, दूसरे फिल्म का तो नहीं, बट रहमान सर की आदत है कि वो बहुत जो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं ना, वो जो उनके स्क्रैच ट्रैक्स होते हैं, वो मुझे अक्सर भेज दिया करते हैं। वो एक ट्रस्ट है कि उस एक इम्प्रोवाइजेशन ट्रैक से 4 गाने बन सकते हैं। उसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हम गाना बनाते हैं, बट बाकी जो है वो मेरे पास ही रहता है। मतलब है कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन आपने साथ में काम नहीं किया है? सुनिधि ने काम तो किया हमने, या कम काम किया है? सुनिधि हो गई। और हाँ, और जितने भी मेरे ये जो डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं ना, जैसे अनुराग है, विक्रम है, ये सारे ही दोस्त हैं, जोया है, मगर इनके साथ काम करने का कभी मौका ऑब्वियसली ना मिला है ना मिलेगा, क्योंकि हम दोनों ही डायरेक्टर्स हैं। विशाल जी और मनोज जी? विशाल और हाँ, ये लोग सीनियर थे। और जब मैं हिंदू कॉलेज में गया था तो ये लोग पास आउट कर चुके थे। बट हिंदू कॉलेज वर्सेस स्टीफन कॉलेज, हाँ, गमले तोड़ना, पुलिस वाले गन छीनना, आपको थाने ले जाया गया था। मंडल कमीशन में बहुत कुछ हुआ था यार उस वक्त, तो बहुत सारी भीड़ में मैं भी शामिल था। बहुत नई चीज़ें देखी मैंने। ये भी देखा कि जब पता भी नहीं होता है कि हम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी प्रोटेस्ट करने के जज्बे की वजह से हम प्रोटेस्ट किया करते थे। ऐसा भी होता है, आज भी होता है। आज भी होता है, बिल्कुल होता है। आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि आपके पीछे से कौन कहाँ से कैसे आपका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि एक बार मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कंधे पर किसकी बंदूक रखी है। यही होता है। अगर आप कोर पे जाएंगे पीछे तो आपको कहानी अलग मिलेगी। चलिए कुछ फिल्मों पर सर सवाल है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा था कि इम्तियाज अली के सिनेमा में सच्चे प्यार का एहसास होने के लिए इंसान को अंदर से टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना, दिमागी संतुलन खोना पड़ेगा। यहाँ प्यार की पहली शर्त है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इम्तियाज अली की पिक्चर में काम नहीं कर सकते। हाईवे की वीरा और किडनैपर से प्यार होता है। वाह। तमाशा का वेद जो है समाज के दबाव में अपनी असली पहचान खोकर घुटने लगता है। जॉर्डन बर्बाद होना चाहता है। कुल मिलाकर ये है कि नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बन सकती। अगर सीधा साधा आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या शादी करके अपनी बीवी के साथ खुश है, तो वो इम्तियाज अली की नजरों में प्यार वाला कहानी नहीं है।
सॉरी तो खुश है, खुश रहे। हाँ। चलिए सर, ये जिंदगी का फलसफा है सर ये। नहीं सर, जिंदगी का फलसफा नहीं है ये, बस तो ये पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कुछ अधूरा इश्क में आपका भी रह गया था। ऐसा क्या था? मैंने आपको छेड़ा था हमने, तो आपने इशारों में हिंट दे दिया था इसका। क्या कि अधूरा इश्क रह गया था? कुछ रह गई अंदर से खलिश जो पूरी होकर पूरी नहीं हुई है इम्तियाज अली की जिंदगी में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा नहीं कहा होगा मैंने। आपने इशारों में रखा है। इशारों में? हाँ, वो इंटरव्यू फिर आपने बात पलट दी थी, आपने मेरे ऊपर टॉस करने की कोशिश की थी। अच्छा, अभी भी वही करता हूँ। चलिए, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन चलो, क्योंकि पत्रकार होने के नाते कई बार शब्दों के पीछे के शब्द जो होते हैं वो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा उस तरह से रह गया था, कोई एक मोहब्बत नहीं मिली, इस तरह की कहानी तो नहीं है सर। मगर अपनी फिल्मों में ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि थोड़ा सा मतलब असंतुलित। एक्चुअली प्यार तो तभी होता है ना जब संतुलन ना हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब वैसे ही कहानियों की बात कर रहा हूँ।